नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 3 सितंबर 2020। देखते हैं कि आज हमारे पास द हिंदी एडिटोरियल में कौन से आर्टिकल्स आए हैं डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इस आर्टिकल को विंग कमांडर जस्मीन कौर रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल का कंटेंट है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स। इस आर्टिकल में इंडियन आर्मी की वुमेन ऑफिसर्स के बारे में बताया जा रहा है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पहले वुमेन ऑफिसर्स को आर्मी में हाई पोस्ट पर परमानेंट पोस्टिंग नहीं दी जाती थी, लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 फरवरी को वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दी गई थी, जिसके लिए पास्ट के काफ़ी सालों से ये वुमेन ऑफिसर ट्राई कर रहे थे, लेकिन 17 फरवरी के रूलिंग जजमेंट से वुमेन ऑफिसर्स को 10 ऐसी इंडियन आर्मी की कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज में परमानेंट कमीशन दी जाएगी। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जारी करने के लिए कहा, जिससे वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस इशूड को जुलाई में किया गया था, लेकिन काफ़ी खुशी की बात है उन वुमेन ऑफिसर्स के लिए जो 27 साल से स्ट्रगल कर रहे थे इस वर्डिक्ट के लिए। आज आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स के फर्स्ट बैच को इंडक्टेड किया गया है नॉन मेडिकल कॉर्प्स में। काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल कर रहा था ये वुमेन ऑफिसर्स। इन वुमेन ऑफिसर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट काफ़ी आइकॉनिक है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वुमेन्स को इंडियन आर्मी में, जिसके लिए पहले काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और ना ही अब वुमेन को अब छोटा समझा जाएगा इंडियन आर्मी में। होता क्या है कि बड़ी पोस्ट पर वुमेन को पोस्ट देना तो जो जूनियर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वुमेन कैसे ये हैंडल कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऐसे माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इंडियन आर्म फोर्स में वुमेन को इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था नॉन मेडिकल ब्रांच में 1992 से एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, जिसमें उनका टेन्योर 5 साल का रहता था, लेकिन जिसे 14 साल कर दिया गया था। इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 14 साल तक का टेन्योर रखा गया उनकी सर्विसेज के लिए। लेकिन मेल की सर्विस के 14 साल होने के बाद उन मेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दी जाती थी, पर जो वुमेन ऑफिसर्स था जो सेम सर्विस पर रहते थे, सेम टेन्योर होने के बावजूद भी जिन्हें परमानेंट कमीशन दी ही नहीं जाती थी। इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में इक्वालिटी की डिमांड की गई वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा कोर्ट में। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के वुमेन ऑफिसर द्वारा केस फाइल भी किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए जो जेंडर्स के बीच में किया जा रहा था। लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीमा जो इंडियन आर्मी में फर्स्ट वुमेन थे जिसके द्वारा केस फाइल किया गया था, और इंडियन एयरफोर्स के वुमेन ऑफिसर्स में से जस्मीन कौर भी एक थे जिनके द्वारा इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में केस फाइल की गई थी 2009 में। 2010 में इस केस में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के लिए फेवर कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के वुमेन ऑफिसर्स को दी गई थी जो एसएससी वुमेन ऑफिसर्स थे वहाँ पर। इंडियन आर्मी द्वारा इस डिस्क्रिमिनेशन को सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई हटाने के लिए वुमेन ऑफिसर्स द्वारा, लेकिन उस समय उन्हें परमानेंट कमीशन देने से मना कर दिया गया था, जिसके लिए रीज़न दिए गए थे सर्विसेज कंडीशंस और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बताया गया था उनके लिए, क्योंकि जब वो वहाँ पे ऑपरेशंस डील करेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, जिस कारण उनको मना कर दिया गया था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अब वुमेन ऑफिसर्स को इक्वली परमानेंट कमीशन दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी इशू किया गया कि वुमेन्स को स्टाफ ड्यूटीज़ में भी इंडक्टेड किया जा सकेगा। तो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 30% वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी के कॉम्बैट जोन में डिप्लॉय किया जाता है, जो सेम सर्विसेज परफॉर्म करती हैं अदर ऑफिसर्स की तरह। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 द्वारा वुमेन ऑफिसर्स को कमांड पोजीशन नहीं दी जाती थी, जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था उन सर्विसेज में उन वुमेन ऑफिसर्स के लिए। तो देखते हैं कि इस बार की जजमेंट से क्या क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। इस जजमेंट से वुमेन ऑफिसर्स अब आर्मी में रिटायर्ड होने तक सर्विस कर पाएंगी, जो पहले उन्हें 14 साल कंप्लीट होने के बाद एसएससी में से वापस घर जाना पड़ता था। इस जजमेंट से वुमेन ऑफिसर्स के करियर को एक इक्वल वे में मैन के बराबर प्रमोट किया जाएगा,
उनकी प्रोफेशनल में ग्रोथ होगी और जॉब्स की सिक्योरिटी भी मिलेगी, अब जो उन्हें पहले नहीं दी जाती थी। इंडिया आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ सिर्फ 3.29 है, लेकिन आर्मी में वुमेन हर एक ब्रांच में कंधे से कंधा मिला के सर्विसेज देती है। हर एक फील्ड में सेम हार्डवर्क के बाद भी उन्हें कमांडर की सिलेक्शन से वुमेन ऑफिसर्स को हमेशा दूर रखा जाता था। अब वुमेन ऑफिसर्स को कमांड रोल दिया जाएंगे जो उन्हें पहले नहीं मिलते थे, और बहुत सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पोस्टिंग उनके करियर में अब दी जाएगी जो पहले नहीं अलाउड की जाती थी उन्हें। परमानेंट कमीशन ग्रांट से वुमेन ऑफिसर्स को अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी दिए जा सकेंगे। उनकी सर्विसेज में अब वे उन कोर्सेज को अवेल कर पाएंगे अपने करियर के लिए, जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, आर्मी वॉर कॉलेज से अपनी हायर स्टडीज़ को अवेल कर पाएंगे अब सर्विसेज के साथ में। इस परमानेंट कमीशन से उन्हें पेंशन, एक सर्विसमैन स्टेटस जैसे बेनिफिट भी दिए जाएंगे। तो अब बात बोली जाती है कॉम्बैट एरियाज में क्या चेंजेस किए गए हैं इस परमानेंट कमीशन में वुमेन के लिए। वुमेन ऑफिसर्स पहले से ही कॉम्बैट आर्म्स में आर्म सपोर्ट और सर्विस देते हैं, लेकिन अब इस कमीशन से वुमेन को कॉम्बैट एरियाज में एनिमी फोर्सेस के साथ फील्ड में होंगे। क्या है, यह एक सही स्टेप लिया गया है? और पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है इंडिया का, जो सिर्फ यह भाषा बोलता है कि वुमेन को बैटल फील्ड में डालने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और क्या यह मुख्य सोशल इशू बनेगा अगर बैटल फील्ड में किसी वुमेन को वीर गति प्राप्त होती है तो, या फिर उसे एनिमी फोर्सेस द्वारा कैप्चर्ड किया जाता है तो क्या इन सब से कोई ब्लैक मार्क लगेगा इंडियन आर्मी पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इससे पहले भी कई सारे हमारे जवान्स को दूसरी आर्मी फोर्सेस द्वारा कैप्चर्ड किया गया है और किल भी किया गया है। और आज जो बैटल फील्ड की लैंग्वेज काफ़ी चेंज हुई है, इससे सपोर्ट आज किया जाता है हाई टेक्नोलॉजी से। आज कोई फोर्सेस फाइट नहीं करती है, तो टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े गन्स, वेपन्स द्वारा सोल्जर्स को, और बैटल फील्ड में कोई जेंडर की एबिलिटी के बारे में नहीं ध्यान दिया जाता, बल्कि उसके परफॉर्मेंस और वो कितनी जल्दी से फाइट चांस को गेन करता है। और यह सोचना कि वुमेन बैटल फील्ड, यह एक गलत, यह डिपेंड करता है हम कितनी अच्छी परिभाषा रखते हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के प्रति। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टेड किया जाता है कॉम्बैट फोर्सेस में, जैसे इजराइल के डिफेंस फोर्स में वुमेन को भी डिप्लॉय किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है वुमेन्स के लिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और वुमेन को हर एक प्लेस पर एक इक्वल राइट देने से उस कंट्री के फ्यूचर में एक मजबूती आती है। तो कह सकते हैं कि आज हम एक राइट प्लेस पर है कंट्री के फ्यूचर को लेके। अंत में बोला जाता है कि परमानेंट कमीशन के ग्रांट के साथ साथ कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। क्या आगे अब वुमेन डायरेक्ट ज्वाइन कर सकेंगे परमानेंट कमीशन को? क्योंकि एसएससी का टेन्योर को चेंज करने में और परमानेंट कमीशन को अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या उन वुमेन को डायरेक्टली परमानेंट कमीशन दी जा सकती है बड़ी पोस्ट पर, अगर वे एसएससी के थ्रू इंडक्टेड होते हैं, लेकिन पीसी परमानेंट कमीशन में वैकेंसीज नहीं होंगी, तो फिर कैसे परमानेंट कमीशंस में उन्हें हायर पोस्ट दी जा सकेगी? इस परमानेंट कमीशन के बाद वुमेन ऑफिसर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता है परमानेंट कमीशन को प्राप्त करने का, एसएससी के द्वारा। वे डायरेक्टली किसी भी अदर डिफेंस में अपना करियर को चूज नहीं कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। आज परमानेंट कमीशन में वुमेन की इक्वालिटी दी गई है, लेकिन इसका रियल मीनिंग तब होगा अगर हर एक फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे कि एसएससी में मेडिकल कॉर्प्स में 14 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें आज दी गई है। तो हम सेकंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है ग्रेन सोवरेन टेंगल। इस आर्टिकल को हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें जीएसटी के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं कि कितना कैपेबल रहा जीएसटी इकोनॉमी के लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं आज की डेट में। जीएसटी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे सभी जानते, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें वन नेशन वन टैक्स की आइडियोलॉजी को लाया गया था, जिसमें हर एक सेक्टर पर डिफरेंट रेट्स लगाए गए गुड्स पर, जिसमें काफ़ी चेंजेस भी किए गए, जैसे रेट्स में चेंजेस करना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कह सकते हैं कि यह टैक्स
भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक हिस्सा है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना स्टेट द्वारा, देन उसे सेंटर तक देना, फिर सेंटर द्वारा कुछ कंपनसेशन देना स्टेट्स को, जिसे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं भारत का। इस टैक्स से प्राप्त होने वाला सारा रेवेन्यू आज बंद है इस महामारी के आने से, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। तो जिससे आज कोई भी रेवेन्यू ना तो सेंटर को मिल पा रहा है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद होने से आज हर एक सिटीजन की हालत इतनी खराब है, वह खरीदारी नहीं कर पा रहा, जिससे सरकार को कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा उन गुड्स पर। इस जीएसटी को लाते समय यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यह बोला गया था कि अगले 5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में अगर कोई कमी आएगी तो उस कमी को जीएसटी कंपनसेशन द्वारा गैप को फिल किया जाएगा। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनसेशन है ही नहीं जिससे वो स्टेट्स को दे सके। उस कंपनसेशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने आज जीएसटी में टैक्स में उन स्मॉल सिन गुड्स पर भी टैक्स लगा दिया है। लास्ट वीक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें सेंटर द्वारा यह कहा गया कि सेंटर अब कंपनसेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस साल जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम हुआ है। सेंटर को इस साल जीएसटी कंपनसेशन के लिए 3 लाख करोड़ देना होगा, लेकिन सिर्फ 65,000 करोड़ सिर्फ दिए गए हैं कंपनसेशन के लिए स्टेट्स को अभी तक। इस जुलाई मंथ में लास्ट ईयर के कंपनसेशन की लास्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट्स को इस जुलाई में दी गई थी। तो इस साल की पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। आज स्टेट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन उन दोनों ऑप्शंस को अपनाने के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा। इस साल सेंटर द्वारा सिर्फ 97,000 करोड़ के रेवेन्यू के कमी के लिए जीएसटी में से कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन जो बचे 1,38,000 करोड़ का लॉस हुआ है स्टेट्स को, उन्हें एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में डाल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यह कहकर कि नेचुरली नेचर डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा सेंटर के थ्रू स्टेट्स को। आज स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं इस लॉस को भरने के लिए। पहला, वे या तो बोरो करें 97,000 करोड़ को मार्केट से, जिसे वे आने वाले ईयर्स में टैक्स कलेक्शन में से पे करते रहें धीरे धीरे, या फिर वे पूरा 2,35,000 करोड़ के हुए शॉर्टफॉल के लिए बोरो करें, जिसके लिए वे इंटरेस्ट पे करते रहेंगे एज पर द टाइम। लेकिन सेंटर इतने बड़े अमाउंट को बोरो नहीं करना चाहती स्टेट्स की हेल्प देने में, क्योंकि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इस हाई बोरोइंग करने से सेंटर को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और भारत के फिस्कल में भी कमी आएगी आगे आने वाले समय में। लेकिन स्टेट द्वारा इन दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया है सभी स्टेट द्वारा, और उनके द्वारा सेंटर को अपील की गई है रिथिंक करने के लिए, जिससे सेंटर स्पेंडिंग करना स्टार्ट करे, जिससे स्टेट्स में बढ़ रहे कोविड के केसेस पर कब लगाया जा सके। आज सेंटर को दोबारा से गवर्नमेंट कैपिटल को स्पेंड करना चाहिए, जिससे मार्केट में डिमांड स्टार्ट हो सके, ना कि उन गुड्स की डिमांड को कम करा जाए। आज गवर्नमेंट द्वारा उन गुड्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना, जिससे बहुत सारे बिजनेस अफेक्टेड होंगे इन फ्यूचर में, जॉब पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा ऑटो सेक्टर्स में। तो अब हमारा जो थर्ड आर्टिकल है उसका नाम है डिसेंट एंड डिटेंशन। इस आर्टिकल में डॉक्टर अफील खान के बारे में बताया जा रहा है, जिन्हें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में प्रोवोक वायलेंस स्पीच के लिए डिटेंशन में रखा गया था। बोला जाता है कि डॉक्टर अफील खान एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं गोरखपुर से, जिन्हें डिटेंशन में रखा गया था, जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पकड़ा गया था 13 फरवरी 2020 में। डॉक्टर खान के ऊपर पहले से ही एक केस था, जिसके लिए उन्हें 2017 में सस्पेंड कर दिया गया था उनकी प्रैक्टिसेस से। हुआ क्या था कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बहुत सारे चिल्ड्रन एडमिट थे एनसेफेलाइटिस वार्ड में, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज होने से काफ़ी बच्चों की मौत हुई थी, जिसके लिए उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। जनवरी 29, 2020 को इन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके कारण यह बताया जाता है कि दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रोटेस्ट सीए में ये शामिल थे। इनकी स्पीचेस में वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थी, जिसके लिए इन्हें डिटेंशन में रखा गया। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जब इस पर कार्रवाई की गई तो बताया गया कि जो उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहे शब्द वो किसी वॉयलेंस को बढ़ावा नहीं देते, और ना ही जिससे अलीगढ़ की शांति वातावरण को आतंकी बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्हें डिटेंशन से मुक्त नहीं किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी लॉ का यूज़ करना पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जिनके द्वारा कोई भी वॉयलेंस
को बढ़ावा नहीं दिया गया था, जिसके लिए जिससे डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया जा रहा है आज के डेट में। बेल ऑर्डर्स होने के बाद भी किसी व्यक्ति को फिर भी उसको डिटेंशन में रखा जा रहा है, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आज की डेट में। 2017 में डॉक्टर खान को अरेस्ट किया गया था नेग्लिजेंस और करप्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रैक्टिसेस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई गई, जिसके लिए उन्हें कुछ मंथ्स की जेल हुई और फिर छोड़ दिया गया था। फिर से उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखा था। तो देख सकते हैं डॉक्टर खान के केस से कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी कितनी पुअर रही एक इंडिविजुअल के साथ जस्टिस करने में। इसके अगेंस्ट में सीए से भी बहुत बड़े बड़े केसेस थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ एक्शन लिया गया, उन्होंने सेंटर के अगेंस्ट में कुछ बोला सीए के में। आज इंडियन डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल को दबाया जा रहा है स्टेट्स के अगेंस्ट में अगर वह बोलता है तो, और उससे बेसिक राइट्स का भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं। तो आज हमने 3 आर्टिकल को डिस्कस किया एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।